हेलो, गुड इवनिंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप सारे लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। एंड आई होप सारे लोग बढ़िया होंगे, मस्त पढ़ रहे होंगे अपने घर में। अब तो सर्दियाँ भी आ गई हैं तो सब अपने अपने ब्लैंकेट में घुस के अंदर मस्त पढ़ाई कर रहे होंगे, और जो कि अच्छा भी है। ठीक है, इवेंचुअली हमें पढ़ना ही है, फिर हम चाहे लेट के पढ़ें, बैठ के पढ़ें, खड़े होके पढ़ें, पढ़ना है। ठीक है, तो हम जुडिशरी पढ़ रहे थे। इससे पहले मैंने सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था, सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन के बारे में, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के बारे में, कंपोजिशन के बारे में, सारी चीज़ें बता दी थी। ठीक है, देन नेक्स्ट हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हाई कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक ही है हमारे भारत में, जो कहाँ पर है, दिल्ली में है। ठीक है, 1950 में बनी थी सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, उसकी स्थापना उससे हुई थी 1950 के एक्ट से। और सुप्रीम कोर्ट के पास कितनी, कैसे, क्या क्या पावर है, वो सब हम डिस्कस कर चुके थे ऑलरेडी। ठीक है, जो नेक्स्ट आने वाली है वो हाई कोर्ट आने वाली है। हाई कोर्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, और किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में पावर्स का डिवीज़न है, किस तरीके से हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से अलग है, वो सारी चीज़ें हम इसमें क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ओके, देन हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो हम इसमें कंटिन्यू करेंगे अपने हाई कोर्ट के बारे में पढ़ने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम हाई कोर्ट का एक ओवरव्यू समझेंगे। हाईएस्ट कोर्ट एट द स्टेट लेवल। तो देखो, सबसे ज़्यादा मैं बोल सकती हूँ अपेक्स बॉडी होती है, या फिर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो कोर्ट होती है वो एक स्टेट की हाई कोर्ट होती है। ठीक है, उसके ऊपर कोई कोर्ट नहीं होती है। अब एक स्टेट में कितने सारे लोग रहते हैं, कितना जोग्राफिकल एरिया एक्सटेंड होता है एक स्टेट का, तो बहुत सारी कोर्ट्स बना दी जाती हैं। इसको सबऑर्डिनेट्स कोर्ट कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, जिसमें कई सारे मुद्दे चलते रहते हैं। अब देखो, हर दिन पता नहीं कितनी सारी कंप्लेंट्स लिखी जाती होंगी। किसी की बाइक चोरी हो गई, किसी का फ़ोन चोरी हो गया, कोई किसी को परेशान कर रहा है फ़ोन करके। ठीक है, तो ये सब चीज़ें कौन डील करेगा भाई? जो लोकल एरिया या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो जजेस होंगे, मजिस्ट्रेट होंगे, तो उनके अंडर में ये केसेस आएंगे। लेकिन कोई बहुत बड़ी बात हो गई पूरे स्टेट में, कोई मनी लॉन्ड्रिंग की बात हो गई, ठीक है, किसी बड़े नेता ने धांधली कर दी, रेप केसेस हो गए, मर्डर केसेस हो गए, या फिर कोई बहुत बड़ा एलिगेशन किसी पे लगाया, तो ये सारे केसेस कहाँ जाएंगे? ये हाई कोर्ट में जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हाई कोर्ट का जो ज्यूरिसडिक्शन है वो उसका पूरा स्टेट होता है, और उसके स्टेट में जो भी बड़ी बड़ी समस्याएं होंगी या जितने भी बड़े बड़े केसेस होंगे वो कहाँ पहुंचेंगे? हाई कोर्ट पे पहुंचेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो पहली हाई कोर्ट बनी थी वो कलकत्ता हाई कोर्ट बनी थी, जो 1862 में बनी थी। तो आपको इसकी डेट याद रखनी है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कलकत्ता हाई कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ। ठीक है, एंड इट इज़ गवर्न बाय आर्टिकल 214 टू 213। तो देखो, जो हाई कोर्ट्स हैं उनके जो आर्टिकल है वो 214 से 200 कितने हैं, 31 है 31 तक गवर्न करते हैं। ठीक है, एंड ईच स्टेट और यूनियन टेरिटरी में हैव इट्स ओन स्टेट और शेयर वन। देखो, हर स्टेट की बात कर रही हूँ मैं, हर स्टेट के पास क्या है, खुद की हाई कोर्ट है। और अगर नहीं है तो वो क्या करती है, वो बगल वाले हाई स्टेट के हाई कोर्ट को क्या करती है, शेयर करती है। जैसे अगर मैं बात करूं, हरियाणा और पंजाब जो हाई कोर्ट है वो में भी चंडीगढ़ हाई कोर्ट से लगती है। ठीक है, या फिर उसका जो रिसेंट में पंजाब हाई कोर्ट बन गई है, हाँ, मुझे एग्जैक्ट अपडेट नहीं है, बट हाँ, बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं। आप अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करोगे, वहाँ कई सारे छोटे छोटे राज्य हैं, तो वहाँ की जो हाई कोर्ट्स है वो एक दूसरे से शेयर करती हैं कोर्ट। ठीक है, अब थोड़े से पॉपुलेशन में एक हाई कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट करना मतलब ज़्यादा बेफिजूल है, इसलिए दो स्टेट को मिला के एक ही हाई कोर्ट में उसके फैसले सुनाए जाते हैं। ठीक है, ऐसे भी प्रोविजंस हैं। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट जो देखेंगे इम्पॉर्टेंट, वो है कंपोजिशन ऑफ हाई कोर्ट्स। हाई कोर्ट्स में कंपोजिशन क्या है, कौन कौन से लोग होते हैं, कितने चीफ जस्टिस होते हैं या फिर अदर जजेस होते हैं, वो समझेंगे। तो हाई कोर्ट में एक चीफ जज होता है, ठीक है, जिसको चीफ जस्टिस कहते हैं, और कई सारे अदर जजेस होते हैं जो इसको क्या करते हैं, असिस्ट करते हैं। ठीक है, उसके साथ बैठते हैं कहाँ, कोर्ट में, जिनका कोई फिक्स नंबर नहीं होता। दे मे बी लाइक 7, 8, 2, 4। ठीक है, तो इस तरीके से अदर जजेस हो सकते हैं। एंड अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद सीजीआई एंड गवर्नर। और इनको अपॉइंट कौन करता है, चीफ जस्टिस को और अदर जजेस को, तो इन्हें अपॉइंट करते हैं भारत के राष्ट्रपति। और ये कंसल्टेशन करते हैं, मतलब सलाह मशवरा किससे लेते हैं, सीजीआई से लेते हैं, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है सुप्रीम कोर्ट के, साथ में उस स्टेट के गवर्नर से क्या करते हैं, ये कंसल्ट करते हैं। देन किसी इंसान को तब जाके क्या बनाते हैं, चीफ जस्टिस बनाते हैं या फिर चीफ जज बनाते हैं। ठीक है, एंड रिटायरमेंट जो एज होती है वो 62 ईयर्स होती है। ठीक है, मतलब कि अगर आप 62 ईयर्स के हो गए हो, देन आपको रिटायरमेंट लेटर पकड़ा दिया जाएगा और आप एज अ चीफ जस्टिस और द जज ऑफ अ हाई कोर्ट रिटायर हो जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे वो है ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट्स। ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है कि उनके राज्य क्षेत्र में कौन कौन सी शक्तियाँ हैं उनके पास। ठीक है,
तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में अगर हम देखें तो वो जो हाई कोर्ट होती है वो सिविल और क्रिमिनल केसेस ऑफ हायर वैल्यू को क्या करती है, एडमिनिस्टर करती है। ठीक है, मतलब कि कोई बहुत बड़ा किसी ने मर्डर कर दिया है, ठीक है, क्राइम कर दिया है, और बहुत बड़े बड़े केसेस जैसे किसी मान लो राज्य के किसी बड़े आदमी पर बहुत ज़्यादा रेप केसेस लग जाएं तो वो सारे केसेस कहाँ जाते हैं, हाई कोर्ट में जाते हैं। ठीक है, और जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग हो गई है और लोग बैंक भाग गई है, ठीक है, तो ये सारे जो केसेस होते हैं वो हाई कोर्ट में जाते हैं। ठीक है, एंड मैटर रिलेटेड टू विल, मैरिजेस, डाइवोर्स, कंपनी लॉस, ईटीसी, और ये जितने भी मैटर्स होते हैं चाहे विल से रिलेटेड हो गए, मैरिजेस से रिलेटेड हो गए, डाइवोर्स से रिलेटेड हो गए, तो ये सब कहाँ जाते हैं, हाई कोर्ट में जाते हैं। अब जितने भी जो डाइवोर्स केसेस होते हैं सारे हाई कोर्ट तक नहीं पहुँच पाते हैं। जो बड़े बड़े लोगों के डिवोर्स होते हैं या फिर बहुत बड़ी बड़ी जिसमें एलिमनी ली जाती है, ये सारे हाई कोर्ट में पहुँच जाते हैं, क्योंकि हाई कोर्ट को भी क्या है, एक लैंडमार्क जजमेंट देना होता है, तो उनको कोई ना कोई तो केस चाहिए ना। ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सुना दिया कोई केस तो उनका केस इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि पूरे ही उसमें पूरे के पूरे राज्य में लागू हो रहा है, नहीं। अगर हाई कोर्ट किसी डाइवोर्स पर या फिर मैरिजेस पे कोई भी अपना जजमेंट देती है, देन इट मे बी पॉसिबल कि उनका जो जजमेंट है वो पूरे के पूरे हमारे स्टेट पर लागू हो। ठीक है, तो ये जो पावर्स होती हैं हाई कोर्ट की वो अंडर ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में आती हैं। दूसरे अपैलेट ज्यूरिसडिक्शन में क्या होता है, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होती हैं उनसे जो अपील हो जाती है, उन सारी अपील पर क्या होती है, हाई कोर्ट अपना क्या देती है, फैसला देती है। ठीक है, अब मान लो मैंने एक कोर्ट में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है मेरे यहाँ की, ठीक है, जो कासगंज में है, वहाँ पे मैंने क्या किया, कोई भी केस डाल दिया। ठीक है, मेरा ज़मीन का कोई विवाद है, ठीक है, मैंने डाल दिया और वहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसने फैसला भी सुना दिया, लेकिन मैं उस फैसले से सहमत नहीं हूँ, तो मैं क्या करूँगी, मैं उस केस को उठा के हाई कोर्ट में चैलेंज करूँगी। ठीक है, तो जो नीचे वाले जो जितने भी केसेस होते हैं जब वो हाई कोर्ट में पहुँच जाते हैं तो अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन के अंडर में आते हैं। कभी कभी हाई कोर्ट खुद उन केसेस को उठा लेती है कि तुमसे नहीं संभल रहा, ये केस अब मैं लड़ूंगा। ठीक है, मतलब या फिर मैं इसमें जजमेंट देना चाहता हूँ। और कभी कभी क्या होता है, जो पार्टी होती है, एग्रीव पार्टी होती है, ठीक है, वो क्या करती है, वो खुद ही अपने केसेस को हाई कोर्ट में फिर आगे चल के सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने की बात करती है। और ये देखो बहुत लेंथी प्रोसेस होता है, बहुत ज़्यादा कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़े, तो लोगों ना क्या होता है, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होती है उन पे जो फैसला आता है बस वहीं तक मानकर बैठ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि लोगों के पास इतना टाइम नहीं है और कौन ज़्यादा मतलब कि लड़ाई करे इतनी लंबी। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट देखेंगे रिट ज्यूरिसडिक्शन अंडर आर्टिकल 226। तो रिट भी इशू करती हैं हाई कोर्ट्स। इनका जो स्कोप होता है वो वाइडर होता है सुप्रीम कोर्ट का। जैसे सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 में 5 तरीके की रिट को क्या करती है, इशू करती है, उसी तरीके से जो हाई कोर्ट होती है वो अंडर आर्टिकल 226 के तहत रिट इशू करती है, लेकिन इसका जो स्कोप और इसका एरिया होता है वो काफ़ी वाइडर होता है सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है, ये प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ भी कर सकती हैं रिट जारी। ठीक है, लेकिन इनका जो सुप्रीम कोर्ट में होता है उसमें लिमिटेड एरियाज में ही रिट इशू कर सकते हैं। एंड कैन इशू रिट फॉर एनी पर्पस। और ये जो रिट होते हैं ये किसी भी पर्पस के लिए इशू कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट है कुछ ही मुद्दों पर रिट को इशू कर सकती है, लेकिन जो हाई कोर्ट्स हैं वो किसी भी मुद्दे पर अपना रिट क्या कर सकती हैं, लागू कर सकती हैं, जारी कर सकती हैं। फोर्थ इनकी इंपॉर्टेंट पावर देखेंगे वो है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, जो कि अंडर आर्टिकल 227 आती है। एंड इट स्टेट्स अबाउट द कंट्रोल ओवर ऑल सबऑर्डिनेट कोर्ट विद इन द स्टेट। तो देखो सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन का आप मतलब ही नाम से समझोगे, सुपरवाइज करना। ठीक है, किसी भी चीज़ को निशा निर्देश करना या फिर किसी भी चीज़ को क्या करें, सुपरवाइज करना। तो जितनी भी उस स्टेट में जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट होंगी, जितनी भी होंगी, चाहे वहाँ 10 हो गई, 25-30 हो गई, तो उनको सब क्या करती हैं, 227 अंडर आर्टिकल हाई कोर्ट्स उनको कंट्रोल करती हैं। ठीक है, और उनको एडमिनिस्टर भी करती है। ठीक है, उनको टाइम टू टाइम डांट वाट भी लगा देती हैं कि ये काम सही से करो, ऐसे नहीं करो। और इन लोगों का भाई बार काउंसिल वगैरह होती है, जो लॉयर्स वगैरह होते हैं, जजेस की भी अलग होती है इस तरीके की काउंसिल एसोसिएशन, जिसमें ये लोग आके बातें करते हैं, मजिस्ट्रेट वगैरह बैठते हैं। ठीक है, तो वो सब लॉ की चीज़ें हैं, वो अलग चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ पे हम जुडिशल रिव्यू को समझेंगे, जुडिशल रिव्यू का मतलब समझेंगे कि जुडिशल रिव्यू का मतलब क्या होता है। और तो जुडिशल रिव्यू के अंडर जो इनकी जो पावर्स होती हैं वो होती हैं टू एग्जामिन द अकाउंटेबिलिटी और द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव एक्शन। देखो, मैंने जब सुप्रीम कोर्ट को डिस्कस किया था तब बताया था कि यूनियन में जो गवर्नमेंट बनी हुई है, ठीक है, अभी फ़िलहाल नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट बनी हुई है, तो वो कोई भी एक्शन ले रहे हैं, कोई भी एक्ट या बिल पास कर रहे हैं, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ तो नहीं है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी उसकी वैलिड है या नहीं है, तो ये चेक कौन करता है, ये हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया करता है।
उसी तरीके से जब स्टेट में, किसी भी स्टेट की मैं बात कर रही हूँ, वहाँ पर जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वो किसी बिल और एक्ट को पास करती है, तो क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट तो नहीं है, या फिर उसको कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है या नहीं है, ये सब चेक कौन करता है? वहाँ की हाई कोर्ट चेक करती है, ठीक है। अब हर पावर, हर स्टेट में हर सरकार क्या काम कर रही है क्या नहीं कर रही है, ये सुप्रीम कोर्ट तो तय नहीं कर सकता। तो इसलिए हर जगह क्या बनाएंगे? हाई कोर्ट्स बनाएंगे, जो इन सारी पावर्स को क्या करती हैं? एग्जामिन करती हैं, ठीक है। एंड दे ऑल्सो इंश्योर्स लॉ इन दी हारमनी विद द कॉन्स्टिट्यूशन, और वो देखते हैं कि जितने भी लॉज बनाए गए हैं, जितने भी नियम कानून बनाए गए हैं, वो संविधान के साथ क्या कर रहे हैं? अपनी हारमनी को स्टैब्लिश कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों की रख रखाव कौन करता है? हाई कोर्ट करती है, ठीक है। एंड दे ऑल्सो प्रोटेक्ट द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंडामेंटल राइट्स, तो ये क्या करते हैं? बेसिक स्ट्रक्चर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको प्रोटेक्ट करते हैं। साथ में जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं सिटीजन्स को, उनको भी क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द आर्बिट्री रूल ऑफ द स्टेट, ओके। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर जुडिशियल रिव्यू। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है जुडिशियल रिव्यू के तहत, तो वो कौन कौन से आर्टिकल में आते हैं? आर्टिकल 13, 32, 131, 136, 143, 226, 227, 245 टू आर्टिकल 246 एंड आर्टिकल 372। तो ये जितने भी आपको आर्टिकल्स दिख रहे हैं, ये सारे रिलेटेड है किसके लिए? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के लिए, जिनके अंडर क्या करते हैं? हाई कोर्ट जुडिशियल रिव्यू देता है किसी भी एक्ट, किसी भी बिल पर, या फिर कोई भी काम वहाँ की जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली करना चाह रही है, ठीक है। एंड द सुप्रीम कोर्ट इज़ द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट होती है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है जो दिल्ली में बैठी है, इट इज़ द फाइनल इंटरप्रेटेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसका जो फैसला आ गया, उसके फैसले के आगे किसी का फैसला मायने नहीं रखता, ना ही किसी हाई कोर्ट का और ना ही किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट का। एक बार सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी मुद्दे पर फैसला ले लिया, देन वही वैलिड हो जाएगा उस डेट से, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे वो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर जुडिशल। आई थिंक ये दोबारा आ गया है, हाँ चलो कोई बात नहीं है, तो इसको थोड़ा सा स्किप करेंगे, दोबारा पढ़ लिया है हमने, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट हमें पता लग गया कि फाइनल इंटरप्रेटेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है, एंड हाई कोर्ट कैन स्ट्राइक डाउन लॉज वायलेटिंग कॉन्स्टिट्यूशन। और जो हाई कोर्ट्स होती हैं, ठीक है, जो हाई कोर्ट्स होती हैं वो क्या कर सकती हैं? वो उन सारे लॉज को स्ट्राइक डाउन कर सकती हैं जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में बनाए हैं, लेकिन वो इन कोऑर्डिनेशन टू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ठीक है। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन भारत के संविधान के खिलाफ है और किसी ने एक्ट और बिल ऐसा पास कर दिया, तो हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि उस पूरे लॉ को क्या कर सकती है? स्ट्रक डाउन कर सकती है, ठीक है। देन यहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे इम्पॉर्टेंट केसेस ऑन जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियल रिव्यू पर इम्पॉर्टेंट केसेस कौन कौन से दिए गए हैं? तो ये जितने भी केसेस हैं उनकी डेट आपको याद रखनी है, क्योंकि ये डेट को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए आ जाती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे शंकरी प्रसाद केस 1951 में आता है, जिसमें पार्लियामेंट पावर टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स अपहेल्ड, ठीक है। तो इसमें मतलब ये पहला ऐसा केस होता है जो कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद आता है। तो उसमें क्या होता है कि पार्लियामेंट को ये पावर दे दी जाती है कि वो भारत में जितने भी फंडामेंटल राइट्स लोगों को मिले हैं, वो क्या कर सकती है? उसको करेक्ट कर सकती है, या फिर उनको कम कर सकती है, या फिर उनको बढ़ा भी सकती है, ठीक है। लेकिन गोलकनाथ केस 1967 में आया था। देन इसमें कहा गया था पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट्स। इसमें अपना जजमेंट, प्रीवियस जजमेंट कंप्लीट बदल दिया गया, और इसमें कहा गया कि जो पार्लियामेंट है वो फंडामेंटल राइट्स को चेंज नहीं कर सकती है, ठीक है। तो इन सारे केसेस की आपको डेट याद रखनी है। देन आता है केशवानंद भारती केस 1973 में, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का कॉन्सेप्ट निकल कर आता है कि भारत की जो पार्लियामेंट है वो भारत की किसी भी हिस्से को क्या कर सकती है? अमेंड कर सकती है, लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर को क्या नहीं कर सकती? स्ट्रक डाउन नहीं कर सकती, या बेसिक स्ट्रक्चर को ख़राब नहीं कर सकती, ठीक है। एंड मिनर्वा मिल केस आता है 1980 में, जिसमें लिमिटेड पावर की जाती है किसकी? पार्लियामेंट की, टू अमेंड दी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अगर हम पार्लियामेंट को बहुत ज़्यादा पावर्स दे देंगे कि हमारे भारत के संविधान को बदल सकते हैं, तो आज पता नहीं भारत का संविधान कितने बार बदल गया होता, ठीक है। अपनी सरकार आती, नई नई मनमानी करती और मस्त अपने तरीके से भारत के संविधान को बस तोड़ मरोड़ के बदलते रहते, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें जुडिशियल एक्टिविज्म, और इसका मतलब समझेंगे जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब क्या होता है। देन जुडिशरी गोज बियॉन्ड यूजुअल इंटरप्रिटेशन टू प्रोटेक्ट पब्लिक इंटरेस्ट एंड राइट एंड एक्टिव रोल इन पॉलिसी मैटर्स। देखो, जब जुडिशरी क्या होती है, जुडिशरी का काम क्या है कि वो सिर्फ और सिर्फ भारत के संविधान का इंटरप्रिटेट करेगी, उसको समझाएगी, ठीक है। लेकिन जब इनसे आगे या फिर इनसे एक कदम आगे बढ़ के ये अपना काम करती है, जब पब्लिक इंटरेस्ट और पब्लिक राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, तो उसको जुडिशियल एक्टिविज्म करते हैं, ठीक है। जिसमें बहुत सारी पॉलिसीज मैटर्स पे ये बीच
बीच में आ जाती है, मतलब सरकार ने कोई पॉलिसी बनाई है, कोई भी एक्शन लिया है, देन उनके खिलाफ आकर जब भी कोई अपना जजमेंट देती हैं तो उस चीज़ को हम किसके अंडर लेते हैं, जुडिशल एक्टिविज्म के अंदर लेते हैं, जो आपको पता होनी चाहिए। अभी जैसे कि आप देखते हो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो गए, वो कोई ना कोई हमें बहुत सारा मतलब बयान देते रहते हैं। तो कई सारे जजेस ऐसे होते हैं जो बयान में फंस जाते हैं, जैसे कि अभी बुलडोज़र पे बयान दिया था, तो उनका उनका काम क्या है, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को इस्टेब्लिश करना, कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करना, ठीक है, लेकिन उन्होंने बुलडोज़र पे बयान दिया, तो इनका ये एक्स्ट्रा पावर हो गई, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा पावर किसके अंडर आएगी, जुडिशल एक्टिविज्म के अंदर आएगी, ठीक है। एंड प्रमोट सोशल जस्टिस, और ये जुडिशल एक्टिविज्म के अंडर क्या करते हैं, सोशल जस्टिस को प्रमोट करते हैं, ठीक है, सोशल जस्टिस को अपलिफ्ट करने की बात करते हैं और सोशल जस्टिस के प्रमोटर बनते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम कॉजेज़ को भी समझ लेंगे। व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ जुडिशल एक्टिविज्म, एग्जीक्यूटिव फेलियर और इनएक्शन। जब एग्जीक्यूटिव का फेलियर हो जाता है और वो इनएक्शन में आ जाती है तो हम जुडिशल एक्टिविज्म की बात सुनते हैं, ठीक है। मतलब कि मान लो जुडिशरी जो हमारे एग्जीक्यूटिव है उसने कुछ ऐसा फैसला ले लिया है जिसको ना हम मतलब सही मान रहे हैं और जो संविधान के खिलाफ भी है, तो इसके बीच में क्या होता है, ये जो हमारी जुडिशरी है वो आके कूदती है, ठीक है, फटकार लगाती है, समझाती बुझाती रहती है। जुडिशल एक्टिविज्म आप हर दिन देखते हो, ठीक है। सरकार जब भी कोई काम करने की कोशिश करती है, नए कानून लाने की कोशिश करती है, तो आप अगर थोड़े से भी अपडेट रहते हो तो आप देखोगे कि जुडिशरी होती है हमारी, जो सुप्रीम कोर्ट है, वो उनको टाइम टू टाइम फटकार लगाती रहती है, डोज पकड़ाए रहती है, ठीक है, तो भी क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, ठीक है। एंड राइज इन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, और देखो जुडिशल एक्टिविज्म का जो राइज हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि पीएलआई की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, ठीक है। अब पीआईएल क्या होता है, सॉरी पीएलआई बोल रही हूँ मैं, पीआईएल क्या होता है, इसको कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। मान लो मेरा गांव है, उस गांव में लोगों को बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, ठीक है, और लेकिन वो गांव के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन सिर्फ मैं पढ़ी लिखी हूँ, हाँ मतलब थोड़ी देर के लिए ऐसे मान लेते हैं तो सिर्फ मैं पढ़ी लिखी हूँ, तो मैं गांव वालों के बिहाफ पे क्या करूँगी, एक पिटीशन फाइल करूँगी सुप्रीम कोर्ट में कि हमारे गांव वालों को ये समस्याएं हैं और हमारे गांव वाले इस समस्या से कई टाइम से जूझ रहे हैं, ठीक है। चलो मान लो हमने वाले कोई महामारी फैल रही है, ठीक है, उस पर मैंने तो इसको पब्लिक के इंटरेस्ट में मैंने एक लिटिगेशन डाली है, ठीक है, इसको कहते हैं। तो जो इतनी सारी लिटिगेशंस पढ़ रही थी पब्लिक इंटरेस्ट में, तो इसका जब राइज हुआ, बहुत ज़्यादा पढ़ने लगी, हर दिन पढ़ती है सच बताऊँ तो उसके बीच में क्या हुआ, जुडिशल एक्टिविज्म का बहुत ज़्यादा राइज हुआ, क्योंकि जब सारी पीआईएल होती हैं वो कहाँ जाती हैं, तो हाई कोर्ट में जाती हैं या सुप्रीम कोर्ट में जाती हैं, तो उनके ऊपर जजमेंट होगा, वो कौन देगा, जजेस देंगे ऑफ कोर्स, और जजेस इस किस पावर के अंडर देंगे, जुडिशल एक्टिविज्म की पावर के अंडर देंगे, ठीक है। एंड ए डिमांड फॉर द अकाउंटेबिलिटी, और ये इसकी राइज इसलिए उठी क्योंकि हम डिमांड करते हैं अकाउंटेबिलिटी की। द गवर्नमेंट शुड बी अकाउंटेबल टू द पर्सन, गवर्नमेंट शुड बी अकाउंटेबल टू ऑल द पीपल इन अ कंट्री, ठीक है। तो जब अकाउंटेबिलिटी हमें नहीं मिलती है या फिर हमारी एस्पिरेशन सही नहीं बैठती है या फिर हमने जो सरकार से डिमांड किया वो हमें नहीं मिल रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, जुडिशरी के पास जा रहे हैं और जुडिशरी भाई उनको फिर डायरेक्ट कर रही है, एग्जीक्यूटिव को या लेजिस्लेचर को, इन डेजर्ट डायरेक्शन कि आपको ये करना चाहिए वो करना चाहिए, ठीक है। एन एक्सपेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, और फंडामेंटल राइट्स के एक्सपेंशन के लिए भी क्या होता है, जुडिशल एक्टिविज्म की पावर को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या करती हैं, यूज़ करते हैं। अब जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जुडिशल एक्टिविज्म के, तो वो कौन कौन से होते हैं, कौन कौन सी ऐसी पावर हैं जिसके थ्रू जो हाई कोर्ट्स होती हैं या सुप्रीम कोर्ट्स होती हैं वो इस पावर का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आ जाती है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसको मैं पहले बता चुकी हूँ। जो जनता होती है उसके जो इंटरेस्ट होते हैं तब वो लिटिगेशन फाइल करती हैं, उनको क्या कहते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहती हैं। जो एग्रीव पार्टी होती है वो भी इस लिटिगेशन या पिटिशन को फाइल कर सकती है, और जो एग्रीव पार्टी नहीं है लेकिन मैं उनके बिहाफ पे क्या कर सकती हूँ, मैं भी उस पिटीशन को डाल सकती हूँ या फिर उस पिटीशन को चैलेंज कर सकती हूँ, इतनी पावर दी गई है, ठीक है। दूसरा है सुओ मोटो एक्शंस, ठीक है, और तीसरा है एक्सपेंसिव इंटरप्रिटेशन एंड दिस फोर्सेस गाइडलाइंस एंड डायरेक्शन टू द गवर्नमेंट। तो देखो जो जुडिशल एक्टिविज्म के थ्रू क्या करते हैं, जो बड़े बड़े हमारे हाई कोर्ट्स हो गए, सुप्रीम कोर्ट हो गए, इसके जो जजेस हो गए, वो टाइम टू टाइम जो सरकारें होती हैं, चाहे वो राज्य सरकार हो गई, चाहे वो केंद्र सरकार हो गई, उनको क्या करती रहती हैं, गवर्न करती रहती हैं और उनको क्या बताती रहती हैं, डायरेक्शन बताती रहती हैं कि आप इस डायरेक्शन में ऐसा नहीं करते, आप वैसा नहीं कर सकते। अब जैसे कि एक बहुत बड़ा मूवमेंट चल रहा है इंडिया में, फ़िलहाल मैं बता दूं, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात चलेगी, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ठीक है, खूब हल्ला मचा रहे हो, मचा लो, कोई बात नहीं, क्योंकि इसका कोई मतलब आगे चल के निकलने वाला नहीं है। नहीं, मैं सीरियसली कह रही हूँ, आगे चल के भी ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है, कितना भी लोगों को भटका लो सही मुद्दों से और इन सब में फंसा लो, बट ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आता है, ठीक है, जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है हम उसको नहीं ख़राब कर सकते, जिसमें क्या है, हमें
डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट के प्रिंसिपल को ऐड किया है, सेकुलरिज्म ऑफ कंट्री को इस्टेब्लिश किया, तो भाई तुम उसको नहीं बदल सकते, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, ये गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं किसको, सरकार को। सरकार ने तो कभी भी नहीं बोला अपने मुंह से कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएं, क्योंकि सरकार खुद जानती है कि हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता, क्योंकि जो सेकुलर कैरेक्टर है हमारे इंडियन यूनियन का वो एक बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आता है, ठीक है। लेकिन कुछ हैं हुड़दंगे, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ एक्सपेंसिव इंटरप्रिटेशन ऑफ राइट्स, दैट इज़ राइट टू लाइफ। तो देखो जो राइट टू लाइफ होता है या फिर राइट टू प्रॉपर्टी हो गया, चाहे कोई भी फंडामेंटल हमारा राइट हो गया, उसका मतलब क्या होता है या फिर उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो इन सबको कौन बताएगा, तो इन सबको बताएंगे कौन, हमारे जुडिशरी, ठीक है, जुडिशल सिस्टम बताए। अब देखो राइट टू लाइफ के अंदर क्या आता है, हमारा राइट टू फ्रीली मूवमेंट आ जाएगा, ठीक है, राइट टू सेफ वाटर आ जाएगा, एंड राइट टू सेफ एनवायरनमेंट आ जाएगा, ठीक है, हेल्दी एनवायरनमेंट आ जाएगा। तो जितने भी चीज़ें वो राइट टू लाइफ के अंदर बहुत बड़ी एक कॉन्नोटेशन आती है, फिर बहुत बड़ी एक एक्सप्लेनेशन आती है, तो वो सब कौन देगा, तो वो कौन देगा, वो हमारी जुडिशरी देगी अंडर जुडिशल एक्टिविज्म, ठीक है। तो ये होता है जुडिशल एक्टिविज्म का मतलब, ठीक है। यहाँ पर भी हम डिस्कस करेंगे लैंडमार्क केसेस ऑफ जुडिशल एक्टिविज्म। तो जितने भी जुडिशल एक्टिविज्म के लैंडमार्क केसेस आए हैं उनको भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसमें मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो हमें केस देखने को मिलता है 1978 में, इसमें आर्टिकल 21 का जो स्कोप था या फिर जो उसका मीनिंग था उसको एक्सपेंड कर दिया गया, ठीक है। आर्टिकल 21 क्या कहता है, क्या कहता है बताओ। आर्टिकल 21 कहता है, तो तो वो कहता है कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है, ठीक है। तो मेनका गांधी एंड यूनियन ऑफ इंडिया 1978 में जो केस आया था सुप्रीम कोर्ट के पास, तो उसमें क्या हुआ, उन्होंने राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का मतलब समझाया, ठीक है। उसका स्कोप को क्या किया, एक्सपेंड कर दिया कि अगर हम राइट टू लाइफ दे रहे हैं और लिबर्टी दे रहे हैं, फिर ऐसी लाइफ का क्या मतलब जो पूरी पॉल्यूशन से भरी हो, ऐसी लाइफ का क्या मतलब जो बहुत ज़्यादा टेररिज्म के आसपास हो, ऐसी लाइफ का क्या मतलब जहाँ पे हमारी जो एग्जिस्टेंस को हर वक्त खतरा हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम टाइम टू टाइम देखते हैं जुडिशल एक्टिविज्म के थ्रू। सुप्रीम कोर्ट क्या करती रहती है, अपने जजमेंट्स के थ्रू बताती रहती है, देती रहती है, ठीक है। दूसरा हमारा जो इम्पोर्टेंट केस निकल कर आता है वो है विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, जो कि 1997 में हुआ था। इसमें सेक्सुअल हरेसमेंट की गाइडलाइंस दी गई थी कि सेक्सुअल हरेसमेंट के अंदर क्या क्या कंसीडर करे किया जाएगा और उन चीज़ों की क्या क्या सज़ा मिलेगी या फिर उनका क्या क्या एक्शन लिया जाएगा उन पर, ठीक है। फिर एमसी मेहता केस देखते हो जिसमें एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की बात कही गई थी। देन 2G स्पेक्ट्रम केस देखते हो जिसमें करप्शन एंड अकाउंटेबिलिटी को सेंटर में रखते हुए जजमेंट दिया गया था, ठीक है। हाँ, तो ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिया है। यहाँ पे हम कंक्लूजन पढ़ेंगे। जुडिशरी प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन अपहोल्डिंग डेमोक्रेसी। तो जो जुडिशरी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल को निभाती है, किसके लिए, तो टू अपहोल्ड द डेमोक्रेसी। तो जो हमारी भारत की लोकतांत्रिक नीति है या फिर लोकतांत्रिक जो हमारा कैरेक्टर है उसको क्या करने के लिए, अपहोल्ड करने के लिए। एंड सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट सेफगार्ड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू। और जो सुप्रीम कोर्ट है और जो हाई कोर्ट है वो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू हैं उन सबको क्या करते हैं, सेफ गार्ड करते हैं। एंड जुडिशियल रिव्यू एंड एक्टिविज्म एंश्योर अकाउंटेबिलिटी एंड सोशल जस्टिस। और जुडिशियल रिव्यू एंड द अकाउंटेबिलिटी क्या करती है, सोशल जस्टिस को इंश्योर करती है। एंड एसेंशियल फॉर द लॉज राइट्स एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और ये किस लिए ज़रूरी है, हमारे सारे नियम के ज़रूरी है, ठीक है, राइट्स के लिए ज़रूरी है एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हमारा जो थर्ड ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट है दैट इज़ जुडिशरी, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। इंटरप्रिटेशन तो करता ही है कॉन्स्टिट्यूशन की, हमारे बेसिक राइट्स को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। और जो सरकार होती हैं कभी कभी अपने आप को बहुत ज़्यादा आर्बिट्री समझने लगती हैं, उनको लगता है कि हमसे आगे कोई है नहीं या फिर हम ही सत्ता में बने रहेंगे। तो जो हमारा जो जुडिशरी है उसका रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई, डेमोक्रेटिक तरीके से चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। और वो जो भी नीतियाँ ला रहे हैं, ठीक है, जो भी कानून बिल एक्ट पास करा रहे हैं भारत में, इंडियन यूनियन में, तो वो भाई हम लोगों के अकॉर्डिंग हो, ठीक है, हम लोग जैसा चाहें वैसा हो। क्योंकि इवेंचुअली क्या है, भारत के संविधान में क्या लिखा है कि हमने ये वी द पीपल ऑफ इंडिया गिव दिस कॉन्स्टिट्यूशन टू आवर सेल्फ, हमने ये संविधान हम लोगों को दिया है, ठीक है। तो हमारे बिहाफ पे क्या करती है सरकार, रूल करती है हमारे लिए, पॉलिसी बनाने के लिए। तो कहीं वो अपने आप को सोल पावरफुल ना समझ ले, अपने हेजमनी ना समझ ले, तो इन सबको सही रास्ते पे दिखाने के लिए हमारी जुडिशरी है, ठीक है। सो आई होप आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी रिलेटेड आपको अगर डाउट है देन मेक श्योर आप उसको कमेंट सेक्शन में पिन कर दें और मैं उसको आपके डाउट में
आपको बताऊंगी, ठीक है। और आपको अगर कोई कैसी भी प्रॉब्लम है देन प्लीज़ मेक श्योर कि आप मुझे बताएं, देन मैं उसके अकॉर्डिंग क्या है चीज़ों को जल्दी जल्दी कवर कराऊंगी। और जो चीज़ें रह रही हैं मेरा अगर ध्यान नहीं जा पा रहा है बाई इन केस, तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो तब तक ख्याल रखना अपने, पढ़ते रहो आराम से, और नेक्स्ट हम क्लास जल्दी करेंगे, ठीक है। बाय।